सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन श्री अन्न का उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे करेंगे शुरुआत। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों की भागीदारी, 6 देशों के कृषि मंत्री भी लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। 377 करोड़ रुपए की लागत से बनी पाइपलाइन से शुरुआती दौर में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की होगी आपूर्ति। WHO ने चीन को लगाई फटकार, वैज्ञानिक अनुसंधान रोकने पर जताई नाराजगी। अनुसंधान से कोरोना वायरस के पैदा होने के कारणों का चल सकता था पता। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश, मौसम ने बदली करवट, गर्मी से मिली फौरी राहत। और 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया को 188 रन पर समेटने के बाद भारत ने 10 ओवर पहले ही हासिल किया लक्ष्य। रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच। आइए टॉप न्यूज में अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 पर एक डाक टिकट और करेंसी कॉइन का अनावरण भी करेंगे। आपको बता दें, उद्घाटन समारोह के दौरान इथियोपिया और गुयाना के राष्ट्राध्यक्षों के वीडियो संदेश भी चलाए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में 100 से अधिक देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि 6 देशों के कृषि मंत्री भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता सहित संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप, उद्योग के दिग्गज और अन्य हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांग्लादेश की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इनमें लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पाइपलाइन के बांग्लादेश के हिस्से को अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है। आपको बता दें कि पाइपलाइन में हाई स्पीड डीजल के 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष परिवहन की क्षमता है। यह शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगा, जबकि करीब 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का 125 किलोमीटर लंबा हिस्सा बांग्लादेश में है, जबकि इसका 5 किलोमीटर हिस्सा भारत में है। इससे पहले बांग्लादेश ट्रेन की मदद से भारत से डीजल का आयात करता था। भारत से पाइपलाइन के माध्यम से डीजल आयात करने के लिए 2017 में एक दीर्घावधि समझौता हुआ था। बात करते हैं अगली खबर की। भारत के ड्रग रेगुलेटर
DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि फार्मासिस्ट खुदरा मेडिकल स्टोर्स में शारीरिक रूप से मौजूद हों और उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में ही दवाएं बेची जाएं। DCGI ने कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि खुदरा दवा की दुकान से उचित और वैध प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी दवाई न बेची जाए। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने एक पत्र में फार्मेसी एक्ट 1947 की धारा 42A और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के नियम 65 को रिटेल फार्मेसी में सख्ती से लागू करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक CPSE यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कंपनी IRDA को IPO के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नए इक्विटी शेयर जारी करके IREDA के लिए धन जुटाना है। DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक वाराणसी में शुरू हुई। बैठक के दौरान पर्यटन में सहयोग के विकास पर पर्यटन संयुक्त कार्य योजना स्वीकार की जाएगी। संयुक्त कार्य योजना में SCO पर्यटन ब्रांड को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य, पर्यटन में SCO सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सूचना को आदान प्रदान और साझा करना और पर्यटन में डिजिटल प्रौद्योगिकी और चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल होगा। वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। भारत वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। 8 सदस्यों का SCO विश्व की लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं इसके सदस्य देश और इस क्षेत्र की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25% हिस्सेदारी है। बैठक से पहले पर्यटन मंत्री आज सुबह पवित्र गंगा घाट गए और काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र भी जाएंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कवरत्ती में एक नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल भी होंगी। जबकि रविवार 19 मार्च यानी कि कल राष्ट्रपति कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर थी। वहां राष्ट्रपति ने महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण के मामले में दक्षिणी राज्य द्वारा हासिल की गई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह कई मानव विकास सूचकांकों पर राज्य के बेहतर प्रदर्शन में परिलक्षित हुआ है। तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम रचना के माध्यम से कुटुंबश्री @25 केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियां और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास के लिए उन्नति का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा मानना है कि जब महिलाओं को किसी भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं तो उस समाज की समग्र बेहतरी पर इसका असर होता है। केरल में महिलाएं अधिक शिक्षित और सशक्त हुई हैं, जो कई मानव विकास सूचकांकों पर केरल के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। Sex ratio in Kerala is by far the best in the country. Kerala is also has the highest literacy rate, including women's literacy. On the parameters of promoting maternal health and preventing infant mortality, Kerala's performance is the best in the country. I believe that when women are given important role in any society, it results in overall betterment of that society. In Kerala, women have been more educated and empowered, which reflects in Kerala's better performance on several human development
index. महाद्वीप में रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने और चीन की ओर से पेश की जा रही क्षेत्रीय विस्तार की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सेना 21 मार्च से पुणे में 22 अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी। नमे कांगो, नाइजर, जिम्बाब्वे, मलावी, युगांडा, सेशल्स, तंजानिया, केन्या, इथियोपिया, घाना, लेसोथो और जाम्बिया जैसे देश इस सेनाभ्यास में शामिल होंगे। सैन्य अभ्यास समाप्त होने से एक दिन पहले 28 मार्च को थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे अभ्यास में भाग ले रहे देशों के सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। पहली बार आयोजित हो रहे भारत अफ्रीका सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन से भारतीय और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय उद्योग द्वारा 29 मार्च को स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य उत्पादों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा ताकि आने वाले प्रतिनिधियों के सामने देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा सके। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान शुरू किया। यह एनकाउंटर पुलवामा के मित्रीगम इलाके में हुआ। माना जा रहा है कि 2 आतंकवादी यहां छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की ही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के लाल किले में आयोजित एक कार्यक्रम में सामवेद का पहला उर्दू अनुवाद अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेद आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए लोगों के अपनाए गए विभिन्न मार्गों की स्वीकार्यता को दिखाते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघर्ष के इस समय में दुनिया को इस समझ की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा कि अलग अलग लोगों की पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह महसूस किया जाना चाहिए कि लक्ष्य एक ही है। यह वो संदेश है जो सभी के लिए प्रासंगिक है और भारत को दूसरों को देना है। सामवेद का अनुवाद फिल्मों के प्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और निर्माता इकबाल दुर्रानी ने किया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिल्ली में तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्वाधीनता सेनानी शुभकरण चूड़ीवाला की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपसभापति ने आजादी के गुमनाम नायकों के योगदान को याद किया। उन्होंने समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 23 लोगों को सम्मानित किया। हमारे देश में ऐसे असंख्य देशभक्त रहे जिनके अमर बलिदान से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ऐसे महान सेनानियों को नमन करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब बात करते हैं मौसम के हाल की। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में आज सुबह बारिश की शुरुआत हुई। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन दिल्ली में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 19 और 20 मार्च को भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में भी बारिश हो सकती है। वहीं दिन के वक्त तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि बारिश की वजह से आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम भी सुहाना हो गया। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्तुति सोशल मीडिया पर साझा की है जिसमें एक संगीतकार को कई भाषाओं में गाना गाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की एक महान अभिव्यक्ति है। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने प्रतिभाशाली स्नेहदीप सिंह कलसी की प्रस्तुति को साझा किया। अंदालानी कंटी काटुकतो रासे उंटाडे नानु दुटीरातलने केसरिया रंगु निन्न संगवू निंतु नेने ओणाबा ऊगला सोने मीदी वारिल नीये वेंडुमे ऊइराना येंड्राल अदु पोदुमे केसरिया तेरा इश्क है पिया
आइए अब नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो छात्रों से संवाद भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज वो 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन और जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा अमित शाह गांधीनगर सिविल में मुफ्त भोजन अभियान शुरू करेंगे। साथ ही नारदीपुर तालाब का उद्घाटन करने के अलावा वासन तालाब और कलोल के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 20 मार्च से सप्ताह में 5 दिन की बजाय अब 6 दिन चलेगी। गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में हर दिन यात्रियों को इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत की अवधि 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए के परिव्यय का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए संभागों के साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में 52 जिले हो जाएंगे। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इस बीमारी से निपटने की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज बैठक होगी। इस बैठक में देश के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 के प्रसार पर चर्चा की जाएगी। कारगिल और लद्दाख में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 5.0 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके शुक्रवार देर रात 11:49 पर महसूस किए गए और किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। सिक्किम के गैंगटोक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत नवगठित स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय दूसरी बैठक आज से शुरू होगी। कार्यक्रम में भारत सरकार और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अभिनेता चिरंजीवी और रामचरण से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने रामचरण तेजा को ऑस्कर जीतने वाली फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के लिए बधाई भी दी। और टॉप 10 हेडलाइंस की बात, आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। दुनिया में कोविड ने साल 2020 में दस्तक दी थी। ये घातक कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में पाया गया था। 3 साल बाद अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चीनी अधिकारियों को वैज्ञानिक अनुसंधान रोकने के लिए फटकार लगाई, जिससे कोरोना वायरस के पैदा होने के बारे में पता चल सकता था। चीन ने यह अनुसंधान रोक दिया। चीन पर कोविड डेटा में बदलाव करने का आरोप भी लगता रहा है। दुनिया भर के देशों से चीन ने लगातार खरी खोटी सुनी है। ज्यादातर देशों ने कोविड वायरस के लिए चीन को ही दोषी ठहराया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप में जारी किया गया है। वारंट पर यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। युद्धग्रस्त देश ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। वारंट के बाद अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौतियां आने वाली हैं। आपको बता दें कि रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इस दौरान यूक्रेन ने रूस पर कई बार अत्याचार करने के आरोप लगाए।
हालांकि मॉस्को युद्ध के दौरान अत्याचार करने के आरोपों को नकारता रहा है। The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का अभी कोई परिणाम सामने नजर नहीं आ रहा है। इस बीच फिनलैंड जल्द ही नाटो की सदस्यता प्राप्त कर लेगा। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने अपनी सहमति दे दी है और फिनलैंड को नाटो सदस्यता आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एर्दोगन की स्वीकृति के बिना फिनलैंड इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाटो देशों की सर्वसम्मति से नए सदस्यों पर सहमत होना चाहिए। वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति ने फिनलैंड की नाटो सदस्यता के आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। जापान और दक्षिण कोरिया लंबे समय के बाद शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच नियमित यात्राओं को दोबारा शुरू करने और व्यापार विवाद को हल करने के लिए कदम उठाने पर सहमत हो गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दो देशों की सुरक्षा और आर्थिक रिश्तों को पुनर्निर्माण करने के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया, क्योंकि दोनों देशों में लंबे समय से शत्रुता रही है और वो इससे उबरने में जुटे हुए हैं। शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के बीच दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अपने सुरक्षा संबंधों का नवीनीकरण किया। वहीं अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंधित हटाए जाने के बाद फेसबुक पर वापस लौट आए हैं। ट्रंप ने पहला फेसबुक पोस्ट किया, आई एम बैक। दरअसल 6 जनवरी 2021 को हुए कैपिटल हिल दंगे पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को निलंबित कर दिया था। इस साल जनवरी में मेटा ने उनके अकाउंट को दोबारा बहाल करने की घोषणा की थी। मेटा ने कहा था कि आने वाले कुछ हफ्तों में ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बहाल कर दिया जाएगा, जो कि अब हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित सरकारी कंपनी इरेडा को एक बार फिर आईपीओ लाने की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की बैठक में इस बारे में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है। केंद्र ने सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और धन जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज पर इरेडा को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की। ये पीएम के 5F यानी कि 5F विजन को हासिल करने में बड़ी पहल है। ये पार्क भारत को एक वैश्विक सप्लायर के साथ निवेश, निर्माण और निर्यात का केंद्र बनाएगा। ये पार्क भारत में 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। ये 70,000 करोड़ रुपए के घरेलू और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 मार्च को समाप्त में 2.397 अरब डॉलर घटकर 560 अरब डॉलर रह गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार का दिसंबर 2022 के शुरुआती सप्ताह के बाद
3 महीने से अधिक समय का निचला स्तर है। इससे पहले लगातार 5 हफ्ते तक गिरावट के बाद 3 मार्च वाले सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 1.46 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। और आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों का पहला मैच टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 35 ओवर और 4 गेंदों में 188 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए। वहीं जवाब में भारतीय टीम ने 39 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने नाबाद 75 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 45 रन बनाए। जडेजा को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। इसी के साथ टॉप न्यूज के आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 18 मार्च की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। आज का इतिहास देखिए और साथ में देखते रहिए संसद टेलीविजन। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 18 मार्च साल 1858 को रुडोल्फ डीजल का जन्म फ्रांस के पेरिस में हुआ। रुडोल्फ डीजल एक ऐसा नाम है जो जिंदगी के रफ्तार के साथ जुड़ा है। रुडोल्फ वही शख्स थे जिन्होंने दुनिया में पहली बार डीजल इंजन का आविष्कार किया था। दुनिया को डीजल इंजन देकर रुडोल्फ उद्योगों और परिवहन के क्षेत्र में नई क्रांति लाए। साल 1892 को रुडोल्फ डीजल ने अपने कंप्रेशन इग्निशन इंजन को पेटेंट कराया था। उस समय यह इंजन मूंगफली के तेल या वनस्पति तेल से चलाया जाता था। इस तरह डीजल इंजन का आविष्कार करके इन्होंने गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट को नई रफ्तार दी। इससे भारी वाहनों को अधिक ऊर्जा मिल पाई, क्योंकि खेतों से कटाई के बाद सब्जियां भारी वाहनों में ढुलाई करके ही शहर तक लाई जाती थीं। आज भारी वाहनों में सबसे ज्यादा डीजल इंजन का ही इस्तेमाल होता है, जो कि भारी वाहनों के लिए एक वरदान साबित हुआ है।